संस्कृत एरा की प्रस्तुति भाषा विज्ञान के इस सीरीज में व्याख्यान 5 लेक्चर 5 के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं संस्कृत भाषा का भारोपीय परिवार में उत्पत्ति, जिसके मुख्य पाठ्य बिंदु होंगे भूमिका, भारोपीय परिवार में उत्पत्ति के विविध पक्ष या आधार का अध्ययन करेंगे और ये पक्ष होंगे ध्वनि, फोनोलॉजी, रूप, मॉर्फोलॉजी, शब्द भंडार और वाक्य विज्ञान। ये चार पक्ष पे विचार करके साबित करने का प्रयास करेंगे कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति भारोपीय परिवार में ही हुई है। अति महत्वपूर्ण बिंदु कि ये जो पाठ पढ़ेंगे इस पर आधारित परीक्षोपयोगी प्रश्न क्या बनेंगे जो लिखित परीक्षा में काम आते हैं। इससे प्रश्न बन सकते हैं, संस्कृत भाषायाः भारोपीय परिवारे उत्पत्ति है। संस्कृत भाषा का भारोपीय परिवार में उत्पत्ति को प्रतिपादित कीजिए। अथवा प्रश्न बन सकता है, संस्कृत भाषा कथं भारोपीय परिवारस्य भाषेति कथयितुं शक्यते। अर्थात संस्कृत भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है, ऐसा कैसे कह सकते हैं। अथवा प्रश्न बन सकता है, मूल भारोपीय भाषायाः कानि लक्षणानि संस्कृत भाषायां प्राप्यन्ते। मूल भारोपीय भाषा के कौन कौन से लक्षण संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं। अथवा प्रश्न बन सकता है, संस्कृत भाषायाः भारोपीय भाषातः उत्पत्तिम उद्भवम वा दर्शयत। अर्थात संस्कृत भाषा की भारोपीय भाषा से उत्पत्ति को प्रतिपादित करें। यह यूपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही राज्य स्तरीय जो पीसीएस होते हैं या व्याख्याता परीक्षा में जहां भी ये पाठ्यक्रम में भाषा विज्ञान है उसमें ये निश्चित रूप से होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शंभूराय, संस्कृत एरा में आपका हार्दिक स्वागत है। भाषा विज्ञान के इस सीरीज में लेक्चर 5 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं संस्कृत भाषा का भारोपीय परिवार में उत्पत्ति। इसके जो विविध पक्ष हैं उसके एक एक बिंदु पर विचार करते हैं। मुख्य पाठ्य बिंदु का पहला बिंदु है भूमिका। देखते हैं भूमिका। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार की एक महत्वपूर्ण तथा प्राचीनतम भाषा है। प्राचीनतम, ओल्डेस्ट उपलब्ध लैंग्वेज है। 18वीं शताब्दी के अंत में जब यूरोपीय विद्वानों ने संस्कृत का अध्ययन करके इस भाषा की तुलना यूरोप की प्राचीन भाषाओं से की, तब कुछ विद्वान तुलनात्मक भाषा विज्ञान, जिसे फिलोलॉजी कहते हैं, के अध्ययन में लग गए। 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण से ही, ये इंपॉर्टेंट टाइम है जिसे ध्यान रखना है, 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण से अर्थात 1800 कुछ से ही यह कल्पना होने लगी कि यूरोप की भाषाओं का संस्कृत का परस्पर पारिवारिक संबंध है। यूरोप की भाषाओं तथा संस्कृत का आपस में पारिवारिक संबंध है। इन भाषाओं को बोलने वाले के पूर्वज एक ही स्थान पर रह करके, इस बात को भी ध्यान में रखना है, इन भाषाओं को बोलने वालों के पूर्वज एक ही स्थान पर रहकर किसी मूल भाषा की विभिन्न बोलियों को बोलते थे। रहते थे एक ही स्थान पर, लेकिन कुछ कुछ दूरी पर ये अलग अलग बोली का प्रयोग करते थे और ये क्रमशः जीविका की खोज में वे परस्पर दूर होते चले गए। जैसे ही वो दूर होते जाएंगे तो आप देख चुके हैं कि भाषा परिवर्तन के जो फैक्टर्स होते हैं क्या क्या होते हैं, किन किन चीज़ों का उस पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें भूगोल भी एक है, इतिहास भी है, बाह्य परिवर्तन के तौर पे। तो जैसे ही दूर जाएंगे तो भाषा में परिवर्तन आएगा। पारिवारिक संबंध की कल्पना होने पर
मूल भाषा की पुनः संरचना का प्रश्न उपस्थित हुआ। जैसे ही पारिवारिक संबंध की बात सामने आई तो यह कल्पना होने लगी कि मूल भाषा की संरचना कैसा है। इस पर प्रश्न उठा कि कुछ तो रहा होगा जो इसका ओरिजिनल रहा होगा और जो दूरी के कारण या परिस्थिति के कारण उसमें बदलाव आया, तो मूल भाषा क्या हो सकती थी, उसकी कल्पना होने लगी। ब्रुगमान, वाकर नागेल जैसे विद्वानों ने मूल भारोपीय भाषा की ध्वनियों तथा पद रचना का प्रकल्पन, हाइपोथेसिस कह सकते हैं, या इमेजिनेशन करते हुए अनेक ग्रंथ लिखे। इसके आलोक में संस्कृत की भारोपीय उत्पत्ति दिखाई जा सकती है। जो कुछ भी पद रचना को आधार बनाकर या भाषा की ध्वनियों को आधार बनाकर उन्होंने जो मूल भारोपीय भाषा की कल्पना की, ध्वनियों की कल्पना की और उसके आधार पर जो ग्रंथ लिखे, उसके आलोक में संस्कृत की भारोपीय उत्पत्ति दिखाई जा सकती है। इतनी सामग्री है कि उसके आधार पर आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। भाषा के विविध पक्षों की दृष्टि से यह प्रतिपादन संभव है। भाषा के जो विविध पक्षों की बात की गई है, जो पॉइंट के तौर पे आपने देखा है, विविध पक्ष ये आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कि हम किन किन आधारों पर संस्कृत की भारोपीय भाषा से उत्पत्ति को हम दर्शा सकते हैं, तो इन 4 पक्षों पर विचार करेंगे। संस्कृत भाषा के भारोपीय परिवार में उत्पत्ति के जो विविध पक्ष हैं या आधार हैं, बेसिस हैं, वो आधार को हम लोग ध्वनि को आधार बना सकते हैं, रूप को आधार बना सकते हैं, शब्द भंडार को आधार बना सकते हैं और वाक्य विज्ञान को आधार बना सकते हैं। चूंकि यह प्रश्न अत्यधिक टेक्निकल है, इसमें बहुत सारे नियम, ध्वनि का परिवर्तन, रूप का परिवर्तन को देखेंगे, तो बहुत ध्यान से इनको देखने पर ही इसे आसानी से समझा जा सकता है। नहीं तो लगेगा कि यह जो टॉपिक है बहुत कठिन है। अगर आप इसे आसान बनाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ यहां पर रह करके, मैं जितने ध्यान से अपनी बातों को रखूंगा उतनी ही ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और एक बार नहीं कई बार देखना पड़ेगा, तभी इस प्रश्न पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना टेक्निकल है और कितने ध्यान की आवश्यकता महसूस करता है यह टॉपिक। देखते हैं। ध्वनि, फोनोलॉजी। मूल भारोपीय भाषा, जैसे कह सकते हैं मूल भारत यूरोपीय, इसको शॉर्ट में मू भा यू आप लिख सकते हैं, मूल भारत यूरोपीय, इसी को संक्षेप में मूल भारोपीय कह देते हैं, इंडो यूरोपियन, में 3 ह्रस्व स्वर। ये ध्यान देना पड़ेगा और इसके लिखने के स्टाइल पर भी ध्यान देना। 3 ह्रस्व स्वर मूल भारोपीय में कल्पना की गई या इसे फाइंड आउट किया गया, और 3 ह्रस्व स्वर वर्ण विचार के लिए जो वर्ण परिचय का सीरीज है, आप चाहे तो संस्कृत एरा के डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर के इसको आप देख सकते हैं। संस्कृत एरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर अच्छे से वर्ण विचार का परिचय दिया गया है 3 वीडियोज में। तो मूल भारोपीय भाषा में 3 ह्रस्व स्वर अ, ए, ओ और 3 दीर्घ स्वर। आप लिखने के स्टाइल को देखिए, ये अ लिखा हुआ है और दीर्घ में यहां पर आ लिखा हुआ है। संस्कृत में भी आप ऐसा देखते हैं, लेकिन यहां पर ए को ह्रस्व बताया गया है, लेकिन उसके ऊपर एक सिंबल डाला हुआ है। यह ए लिख करके इसके ऊपर इस तरह से सिंबल दिया गया है। जहां भी इस तरह का सिंबल रहेगा उसे ह्रस्व समझेंगे। और 3 दीर्घ आ, ए, ओ
तथा एक दुर्बल स्वर विक वॉवेल, जिसको इस तरह से लिखा गया है। ई का उल्टा आप कर सकते हैं। अगर ई ऐसे लिखते हैं तो इसको उलट दीजिए। कभी कभी अंग्रेजी में हम लोग ए ऐसा नहीं लिख करके कभी कभी ए ऐसा भी लिख देते हैं, इस तरीके से। तो आप देखिए उसी तरह से कुछ दिख रहा है। इनके अतिरिक्त अर्धस्वर सेमी वॉवेल ई उ री लिड़ी के साथ यहां पर है म न। ये जो बात कही जा रही है, आप संस्कृत में देखेंगे तो कुछ कुछ आपको अंतर दिखता है, लेकिन ये जो बताया जा रहा है कि ये ह्रस्व स्वर जो तीन है, ये किसके लिए कहा जा रहा है? मूल भारोपीय भाषा के लिए। और ये जो तीन दीर्घ स्वर की जो बात की जा रही है, ये मूल भारोपीय भाषा के लिए, जहां से अलग अलग भारत यूरोपीय भारोपीय भाषा परिवार के जो वर्ग बने हैं, भाषा का जो समूह बना है, अलग अलग भाषा परिवार बना है, उसमें से हम मूल भारोपीय भाषा में इस बात के बारे में विचार कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि इस तरह के ये तीन स्वर ह्रस्व स्वर थे, तीन यहां पर दीर्घ स्वर थे, एक दुर्बल विक स्वर था, और इनके अतिरिक्त अर्ध स्वर आप देख सकते हैं, 3 और 3 6, ये 6 अर्ध स्वर सेमी वॉवेल भी थे। किसमें? मूल भारोपीय भाषा परिवार में। इसको ध्यान रखना है। बारी बारी से हम फिर कभी ऊपर कभी नीचे आकर के इसको चेक करते रहेंगे, ताकि आपके भी ध्यान में आवे और याद भी रहे। तो 3 ह्रस्व स्वर, 3 दीर्घ स्वर। दीर्घ में आप देख सकते हैं, इसमें कहीं दिक्कत ही नहीं है, आ ए ओ। संस्कृत में भी ऐसा दिखता है। ह्रस्व संस्कृत में अ दिखता है, लेकिन यहां पर ए दिख रहा है, ई है, ओ है, लेकिन इसके ऊपर एक सिंबल लगा हुआ है, ये ह्रस्व का सूचक है, और ये अर्ध स्वर है। अब संस्कृत भाषा में यह किस रूप में बदला है, इसको ध्यान से देखिए। संस्कृत भाषा में इन ध्वनियों को विविध रूप में परिवर्तित किया गया है। किस किस रूप में बदला है? विविध रूप में यह बदल गया है। कैसे बदला है? तो पहले ह्रस्व स्वर को आप देखिए कि ह्रस्व स्वर जो आप देख रहे थे, अ ए जो कि ई के रूप में लिख रहे हैं, और ओ, ये ह्रस्व स्वर जो है संस्कृत में किस रूप में बदल गया है? ये तीनों अक्षर जो है अ के रूप में जाकर के स्थिर हो गया है, संकुचित हो गया। तीनों के जगह पर आपको मूल भारोपीय में अगर ये तीन में से कोई भी स्वर दिखेगा, तो उसकी जगह पर संस्कृत में बदल करके आपको क्या दिखेगा? अ दिखेगा। और दीर्घ स्वर जो आप देख रहे हैं, आ ए ओ, यह संकुचित होकर के यह केवल आ के रूप में दिखेगा। तो ग्रीक भाषा में ये 6 स्वर जो 6 वॉवेल्स आपने देखा, 3 ह्रस्व और 3 दीर्घ स्वर जो देखा, ये 6 स्वर ग्रीक भाषा में, ये 6 जो वॉवेल्स हैं, ये मूल रूप में ग्रीक भाषा के मूल रूप में ये सुरक्षित है। आप इसके कुछ उदाहरण को देख सकते हैं, ये दिखेगा। लेकिन संस्कृत में जब बदल के जाएगा तो ह्रस्व स्वर के जगह पर आपको अ दिखेगा और दीर्घ स्वर के जगह पर आ दिखेगा। और हम लोग यह भी देखेंगे कि आपको ये जो अर्ध स्वर है वह किस रूप में बदला है, उसको भी देखेंगे, लेकिन वो आराम आराम से एक एक करके देखते जाइए। यहां पर आप देखिए, एक उदाहरण आपके सामने है, गुणोत्तोस। अगर आपको इस तरह का सिंबल है तो वह ह्रस्व वाला है, लेकिन अगर किसी अंग्रेजी अक्षर के ऊपर इस तरह का लाइन कर देंगे तो वह दीर्घ का सूचक रहेगा। देखिए गुणोत्तस, तो आप देखें क्या है कि संस्कृत में अगर ह्रस्व स्वर है तो वह अ में बदल जाएगा, और दीर्घ स्वर है तो वह आ के रूप में हमें दिख रहा है। तो गुणों, और यहां पर यह देखिए क्या है, ओ। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि तो के ऊपर में ओ जो दिखाई पड़ रहा है, वह ओ जो है
ह्रस्व स्वर के रूप में दिख रहा है। तो ये ह्रस्व स्वर का बदलाव किस रूप में आएगा? तो अ के रूप में आएगा। लेकिन अगर वो दीर्घ रहेगा तो किस रूप में आएगा? तो दीर्घ रहेगा तो वो आ के रूप में आएगा। तो देखिए यह गुणों में ओ जो है यहां पर दीर्घ है, तो ये किस रूप में हमें दिखेगा? तो यह ओ जो है आ के रूप में बदलेगा। यह बदल करके क्या होगा? संस्कृत में आएगा तो आ हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो देखिए तो के ऊपर ओ जो दिख रहा है, ये जो ओ दिख रहा है ये ह्रस्व है, तो ये किस रूप में दिखेगा? हमें अ के रूप में दिखेगा। तो यहां पर ग और न जो देख रहे हैं ये किस रूप में बदलता है? तो ये न जो है अनुनासिक जो है उसको आप चाहे तो पहले एक बार यहां पर आप देख लीजिए ताकि आपको थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी कि अर्ध स्वर जो है ई उ री ली म न का प्रश्न है। इसमें प्रथम चार से संस्कृत में एक और शुद्ध मूल स्वर ई उ री ली बन गया है, इसका विकास हुआ है। लेकिन दूसरी ओर य व र ल का विकास हुआ है और म न से संस्कृत में अनुनासिक व्यंजनों का और कहीं कहीं पर ये अ आ का भी विकास हो गया। तो यहां पर देखिए जो गुणोत्तस में न जो है वह किस रूप में आपको यहां पर दिख पा रहा है? परेशान नहीं होना है, आराम आराम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करना है। तो यहां पर न जो है ग तो यहां पर आप य के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन न का बदलाव कहीं कहीं पर आप देखते हैं कि य के रूप में भी बदल जाता है, कहीं अ के रूप में भी बदल जाता है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ज्ञातस हो रहा है, य दिख रहा है। और संस्कृत में यही ज्ञातस स का विसर्ग होने से ज्ञातः बन गया है। कई उदाहरणों पर विचार करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करके धीरे धीरे आप इसे समझ जाएंगे। तो आप केवल यहां पर यह देख रहे हैं कि जो ह्रस्व और दीर्घ स्वर है उसके बदलाव को हम केवल यहां पर चेक करें, अभी अर्ध स्वर पर विचार नहीं कर रहे। तो यहां पर ओ के ऊपर ये जो सिंबल है ये दीर्घ को बताता है, और इस तरह का जो सिंबल है या नहीं लिखा रहेगा अंग्रेजी वाले पर तो उसको आप समझिए कि वहां पर ह्रस्व स्वर है। तो गुणोत्तस, तो ये ओ जो है गुणों का ये जो ओ है यहां पर अंग्रेजी में देखिए कि इसके ऊपर एक लाइन खींचा हुआ है। ये लाइन क्या बताता है? ये दीर्घ वाला है। और आपने देखा है कि अगर मूल भारोपीय का दीर्घ स्वर रहे, आ रहे, ए रहे या ओ रहे, तो ये बदल के क्या हो जाता है? आ हो जाता है। तो यहां देखिए ये ओ जो है दीर्घ है, तो ये दीर्घ का बदलाव किस में होगा? देखिए दीर्घ स्वर का बदलाव किस में हो जा रहा है? आ के रूप में हो रहा है। तो ये क्या बन गया? यहां पर ओ जो था आ के रूप में बदलेगा। तो यहां तक तो हमने क्या देखा? यहां पर ह्रस्व है तो ये अ के रूप में बदलेगा, और ये वाला ये वाला जो है ह्रस्व है तो ये अ के रूप में, और ये दीर्घ है तो ये आ के रूप में बदलेगा। तो ये क्या बन जाएगा? ज्ञा। आ आने के कारण ज्ञा, और ये ओ जो है ये अ के रूप में बदलेगा, इसलिए तस, ज्ञातस। ये ज्ञ रहेगा, और ये जो दीर्घ वाला है इसके जगह पर आ जाएगा, और ये त है तो त रहेगा, और ये वाला ह्रस्व जो आपको ओ दिख रहा है इसके जगह पर बदलाव आएगा अ के रूप में। देखिए ह्रस्व स्वर ये बदल करके क्या हो रहा है? अ के रूप में आ रहा है। ये अ आएगा और स तो है आपके पास, तो अगर इसको आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ज्ञा, ये त में अ जाएगा तो पूरा त बनेगा, और ये स, ज्ञातस। और अंतिम रूप से ये स का विसर्ग में बदलाव होगा संस्कृत में, तो बन जाएगा ज्ञात। आई होप यहां पर ह्रस्व और दीर्घ जो मूल भारोपीय से कैसे बदल करके आ रहा है उसको आप देख सकते हैं। क्या बताया गया कि ग्रीक में ये 6 स्वर सुरक्षित है, क्योंकि ये दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ह्रस्व को भी आपने देखा, और यहां पर आपने इसको दीर्घ को भी आपने देखा। यहां पर दीर्घ रूप में था और यहां पर ह्रस्व रूप में था, दोनों यहां पर सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही संस्कृत में आया तो दोनों जो है सिकुड़ करके क्या बन गया है? दीर्घ वाले का चाहे वो तीन में से कोई भी रहे, चाहे आ रहे, ए रहे या ओ रहे, आ में बदल जाएगा,
अलग अलग उदाहरण देखेंगे। अभी आपने केवल उदाहरण देखा आ वाले का, तो अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, ए का भी देख सकते हैं। देखिए अगला उदाहरण क्या है, ग्रीक का सेमी। आप पहले से भी जानते हैं, जब वृत्त पढ़ते हैं या सर्कल पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं सेमी सर्किल, पेरी सर्किल। सेमी का मतलब हाफ के रूप में यूज करते हैं सेमी। सर्कल अर्धवृत्त, पेरी सर्कल परिधि, चारों ओर वाला। अगर उस मीनिंग को आप यहां से मिलाना चाहें तो आप मीनिंग भी समझ सकते हैं, लेकिन अभी हम केवल ध्वनि का किस रूप में बदलाव आया है उसको चेक कर रहे हैं। उसमें भी केवल ह्रस्व और दीर्घ स्वर का बदलाव किस रूप में दिख रहा है, क्या मूल भारोपीय में सुरक्षित है, संस्कृत में वो सिकुड़ करके एक एक बन गया है। 6 स्वर के लिए, ह्रस्व स्वर के लिए अ बन गया है और दीर्घ स्वर के लिए आ बन गया है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए सेमी, यहां पर देखिए ई के ऊपर क्या है, से, मतलब ज्यादा जोर पड़ रहा है इसलिए ये दीर्घ है। ए, तो आप देख लीजिए ऊपर में आ जाइए, ई के ऊपर ये लाइन खिंचाओ, मतलब ये ए है लेकिन दीर्घ वाला है, और इसका बदल करके संस्कृत में आ बनेगा। तो आप आराम से समझ लीजिए। स है तो स का स रख दीजिए, स रखिए, और ये जो ई है जो कि आप ए कह सकते हैं लेकिन दीर्घ वाला ए है, तो ये दीर्घ वाला ए किस रूप में बदल जा रहा है, संस्कृत में जाकर के आ में बदल जा रहा है। देख सकते हैं आप, देख देख करके चलिए। वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो जाए उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको, जैसे मन करना है वैसे देखिए, जितना मन करना है उतना देखिए। लेकिन चूंकि ये बहुत ही पेचीदा टाइप का ये पार्ट है, जिसको समझने के लिए तो आपको ताकत झोंकना ही पड़ेगा। तो आप देखिए यहां पर ए है और इसका बदलाव किस रूप में, आ के रूप में हुआ है। तो सेमी का ये जो आप ए देख रहे हैं, से ए सुनाई पड़ रहा है लेकिन ये दीर्घ है, तो इस दीर्घ का बदलाव संस्कृत में जाकर के आ के रूप में होगा। तो देखिए यह ए संस्कृत में जाके क्या बदल गया, आ के रूप में। तो स का स है लेकिन यहां पर ए का आ हो जाएगा, और आगे म है और ई तो है ही, क्या बन गया, सामी संस्कृत में। उसी तरह पेरी, तो पे, ई जो है यहां पर कोई सिंबल नहीं है, लेकिन हिंदी में आपको इस तरह का सिंबल दिखाया जा रहा है, इस तरह का। इसका मतलब है कि यहां पर ई जो है ह्रस्व है, और आप जानते हैं कि अगर ह्रस्व ई रहे मूल भारोपीय में तो संस्कृत में जाकर के उसका परिवर्तन अ के रूप में हो जाता है। फिर से आप देख लीजिए, देखिए ह्रस्व स्वर रहे, अ रहे, चाहे यह ए रहे, तो इसका परिवर्तन अ के रूप में होता है। तो यहां क्या करेंगे, पे, तो पे का ई ए जो आपको दिख रहा है वह अ के रूप में बदल जाएगा, प रहेगा, और इसका जो आप ए देख रहे हैं वह ए बदल करके संस्कृत में ये बन जाएगा, और आपका री जो है उसको री को रहने दीजिए। क्या बन गया, परी, और परी का मतलब आप जानते हैं, इसी से परितः बन जाता है, चारों ओर के सेंस में। अगर पूरा एक सेंटेंस अगर आप लिखना चाहें, यहां एक दूसरा उदाहरण भी आप देख लीजिए। आपने तीनों स्वर को देखने का प्रयास किया, आपको ए का भी उदाहरण मिला, ह्रस्व भी मिला, और कहीं कहीं पर आपको दीर्घ भी मिला, दीर्घ के उदाहरण को। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि मूल भारोपीय का ह्रस्व अ में बदलेगा और दीर्घ जो है वो आ में बदलेगा। मूल भारोपीय में 6 स्वर हैं, 3 ह्रस्व 3 दीर्घ, लेकिन संस्कृत में एक एक ही रूप में संकुचित हो गया है, सिकुड़ करके 2 ही अक्षर बन गया है। जैसे प्रैक्टिस के लिए एपी पते तई, ग्रीक में है एपी पते तई, और यहां पर संस्कृत में बन गया अपी पतति। यहां पर ए जो है देखिए ह्रस्व के रूप में है, तो इसका अ में बदल जाएगा, तो अपी। और पते तई में ये पे जो है, यहाँ ई जो है ह्रस्व के रूप में है तो प,
पे नहीं रहेगा, प बन जाएगा, ते का भी ते नहीं रहेगा, त बन जाएगा, और तई, पते तई। ये अ जो है अ ही रह गया, तो पतती, अपि पतती। इस रूप से ध्वनि का परिवर्तन आप ह्रस्व कैसे है, आप 100% तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो आप बदलाव है जिससे कि आप कल्पना कर सकते हैं कि चाहे मूल भारोपीय भाषा परिवार के जो भी 2 पार्ट आपने पढ़ा था इससे प्रीवियस वीडियो में, केंतुम वर्ग और शतम वर्ग। केंतुम वर्ग में आपने क्या देखा था, ग्रीक, इटालिक, जर्मनिक, केल्टिक, तोखारी, हित्ती। तो ग्रीक आप देख रहे हैं तो वो केंतुम वर्ग शाखा का लैंग्वेज है, और संस्कृत जो है वो शतम वर्ग शाखा का, चाहे अवेस्ता हो या संस्कृत हो, ये शतम वर्ग शाखा का लैंग्वेज है। लेकिन दोनों भारोपीय भाषा परिवार का लैंग्वेज है, तो दोनों में हम रिलेशन को चेक कर रहे हैं कि मूल भारोपीय जो भाषा थी उससे कैसे संस्कृत निकली है, उसको आप ध्वनि के आधार पर साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, फ्रातेर, बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत मजा आएगा। फ्रातेर, फ्रातेर में आप देख रहे हैं कि यह ए जो है यह ई के रूप में आपको दिख रहा है ना, दीर्घ है ना, फ्रा दीर्घ है, तो ए के ऊपर ये लाइन है तो आ को बताएगा, ई के ऊपर लाइन रहेगा तो ए को बताएगा। तो ये क्या है, आ, इसलिए इसका आप साउंड देख रहे हैं ना, फ्रा, फ्रा। और ये है तेर, ते के ऊपर ये एकार है तो ई जो दिख रहा है ए का उच्चारण देगा लेकिन हल्का देगा, फ्रा तेर, जोर नहीं वहां पर डालेंगे, फ्रा, यहां जोर डालेंगे क्योंकि आ दीर्घ के रूप में, फ्रा तेर, फ्रा तेर। तो ये जो है ह्रस्व है। तो फ जो है आप वो तो देख रहे हैं वो क्यों बदल रहा है, उसके लिए अलग ध्वनि के नियम होंगे। तो ये फ्रा जो है ये भ्रा के रूप में बदल गया है, और ये ते जो है यहां पर ई जो है ह्रस्व के रूप में दिख रहा है। तो आप जानते हैं कि ए का भी उच्चारण रहेगा तो संस्कृत में बदल करके ह्रस्व स्वर जो है अ में बदल जाएगा। इसलिए क्या है, ते जो है त, ते नहीं अब सुनाई पड़ेगा, त सुनाई पड़ेगा। यहां पर त आया, देखिए त, और ये र है भ्रातर, जो आगे चल करके भ्रातरी में बदल जाता है। संस्कृत के कुछ अपने अलग नियम है व्याकरण के। तो भ्रातर, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे बदल रहा है। तो ऊपर में जो भी आपने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का परिवर्तन देखा है मूल भारोपीय से संस्कृत में, उसका ये सब सटीक उदाहरण। भ्रातृ, यही एक उदाहरण देखिए, लिथुआनी और संस्कृत का उदाहरण देख सकते हैं। ओग्निस, ओग्निस में ये क्या है, ओ, लेकिन ह्रस्व को बता रहा है। तो ये ओ रहेगा क्या, ये ओ नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ओ जो है ये बदल करके अ में बदल जाएगा, इसका बदलाव अ में होगा। तो ओग्निस अब नहीं सुनाई पड़ेगा, संस्कृत में जाकर के ओ के जगह पर अ सुनाई पड़ेगा। तो अब क्या सुनाई पड़ेगा, अग्निस। और यही आप जानते हैं कि सौ विसर्ग में बदल करके अग्नि ही बन गया। उम्मीद करते हैं कि ध्वनि परिवर्तन में, और ध्वनि तो आप जानते हैं वर्ण ही है, वर्ण एक प्रकार की ध्वनि है। तो मूल भारोपीय में जो 6 ध्वनि की कल्पना की गई है ह्रस्व और दीर्घ के रूप में, स्वर के रूप में, 6 स्वर का आपने बदलाव चेक किया। तो ह्रस्व का किस में होता है, आप आराम से बोल सकते हैं कि सर मूल भारोपीय का ह्रस्व स्वर आप देख सकते हैं कौन कौन है, अ, ए, ओ, अ में बदल जाएगा। और इसी का मूल भारोपीय का दीर्घ स्वर आ, ए, ओ, ये आ में बदल जाएगा। कितनी आसानी से आप इसको समझ पा रहे हैं, लेकिन वही समझ पा रहे होंगे जो मेरे साथ हैं। इस प्रकार ग्रीक आदि भाषाओं से तुलना करके संस्कृत का भारोपीय संबंध दिखाया जा सकता है। यह चूंकि टेक्निकल टॉपिक है तो साइंस की तरह ब्रेन लगाना ही पड़ेगा, और लगा करके बार बार अभ्यास करके,
और इस वीडियो को आप देख देख करके इस पर अभ्यास करके नियंत्रण कर सकते हैं, उसके बाद भी दिक्कत होगा तो इसका मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा जहां पर केवल उदाहरण का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन वो तभी मैं बना पाऊंगा जब आप कमेंट में जाकर के यह लिखिए कि आप कहां कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको इस वीडियो में कहां कहां पर दिक्कत हो रहा है, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको और अच्छे से समझा पाऊंगा। अब बात आ रही है जो हम लोग ध्वनि की बात कर रहे थे, फिर से एक बार हम लोग चलते हैं। 3 ह्रस्व स्वर, 3 दीर्घ स्वर, इसका बदलाव आपने देख लिया। अब बाकी क्या है, मूल भारोपीय में एक दुर्बल स्वर की भी कल्पना है जिसको स्वा बोलते हैं, स्वा, और इसका सिंबल इस तरह से होता है। और इनके अतिरिक्त 6 अर्ध स्वर भी है, तो इसका भी तो बदलाव देखना पड़ेगा, इसलिए एक एक करके देख रहे हैं ताकि लोड भी नहीं पड़े और आप आसानी से इसे समझ पाए। तथाकथित सो कॉल्ड दुर्बल स्वर, सब कल्पित स्वर कह सकते हैं, तथाकथित दुर्बल स्वर या उदासीन, न्यूट्रल उदासीन स्वर, जिसको आप बोलेंगे क्या, यह है क्या, तो इसको लोग बोलते हैं श्वा, और इसका सिंबल आप देख चुके हैं। का ग्रीक में अ, किंतु संस्कृत में ई रूप हो गया है। एक ही तो दुर्बल स्वर है श्वा, और उसको आप लिख कैसे रहे थे, तो आपने देखा था यह सिंबल इस तरीके से आप लिख देते थे, या इस तरीके से आप लिख देते हैं, उल्टा ई की तरह कह सकते हैं। संस्कृत में ये ई हो गया है और ग्रीक में ये अ है। जैसे देखिए मूल भारोपीय में पतेर, पतेर, यही ग्रीक में पतेर ही है, क्योंकि मूल भारोपीय का अच्छा प्रतिनिधित्व करता है ग्रीक, पतेर। लैटिन में यही क्या बन जाता है, पेतर, और संस्कृत में यही बन जाता है पीतर, और पीतर से पितरी बनता है। यहां कोई कुछ खास है नहीं। आप उदासीन स्वर जहां पर कुछ दिखेगा भी कभी नहीं, कभी दिखेगा कभी नहीं भी दिखेगा, ग्रीक में यह अ सुनाई पड़ेगा, जैसे प तेर, जैसे देखिए यहां पर यह लिखा हुआ है, उच्चारण कैसे कर रहे हैं ग्रीक में प तेर, मूल भारोपीय में अ सुनाई पड़ रहा है, लेकिन ग्रीक में यही जाकर के इसका उच्चारण किस में है, अ की तरफ सुनाई पड़ रहा है। तो यही तो कहा जा रहा है कि जो दुर्बल या उदासीन स्वर जो है मूल भारोपीय भाषा में जिसकी कल्पना की गई है, तथाकथित है भी कि नहीं, लेकिन कुछ यूज होता है, डिक्शनरी वगैरह में इस तरह का सिंबल देखते हैं। ये उदासीन स्वर जो है ग्रीक में किस में बदल गया है, अ के रूप में दिख रहा है, और संस्कृत में ये ई के रूप में दिख रहा है। तो आप देख लीजिए कि कैसे ग्रीक में अ सुनाई पड़ रहा है और संस्कृत में ई सुनाई पड़ रहा है। ये उदाहरण से आपको पता चल जाए। देखते हैं ग्रीक में, देखिए मूल भारोपीय में क्या है, पतेर, यहां पर यह सिंबल आप देख रहे हैं स्वा का, दुर्बल स्वर यही है, विक स्वर, उदासीन स्वर यह है। ग्रीक में आ गए तो कहा गया कि यह ग्रीक में अ के रूप में दिखता है। तो आप देखिए इसका साउंड सुनिए, ग्रीक में क्या है, प तेर, प तेर, तो यहां पर यह क्या सुनाई पड़ा, यह दुर्बल स्वर के जगह पर यह अ सुनाई पड़ रहा है। लैटिन में यही क्या सुनाई पड़ रहा है, पेतर, यहां पर लैटिन में अ नहीं सुनाई पड़ रहा है, लैटिन में ये ई सुनाई पड़ रहा है, पेतर। और यही संस्कृत में क्या सुनाई पड़ रहा है, ये देखिए ई सुनाई पड़ रहा है। तो ई सुनाई पड़ रहा है कि नहीं देख लीजिए, यहां पर है पी, यहां पर था प, यहां पर हो गया है पी, पीतर, यानी ईकार सुनाई पड़ रहा है। यही पीतर आगे चल करके पितरी के मूल रूप में आपको दिखता है। तो 6 स्वर, 3 ह्रस्व, 3 दीर्घ और 1 उदासीन स्वर, जिसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं, श्वा, ग्रीक में अ और संस्कृत में ई के रूप में दिखता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या दिया गया है, मूल भारोपीय का
पतेर, पतेर। ग्रीक में एकदम इसका सटीक परिवर्तन दिखता है अ के रूप में, तो पतेर दिखता है। वहीं पर संस्कृत में ई होना है तो पीतर दिखता है। अब बच गया अर्धस्वर की बात। तो अर्धस्वर क्या क्या है? ई उ री ली, ये संस्कृत में भी दिख रहा है लेकिन ये स्वर के रूप में दिखता है। म न संस्कृत में ये अनुनासिक है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक है, नासिक के वर्ण है। जहां तक अर्ध स्वरों का प्रश्न है, उसमें प्रथम 4 से संस्कृत में एक और शुद्ध स्वर या मूल स्वर, जैसा मूल भारोपीय में था वैसा ही, मूल भारोपीय में क्या था? ई उ री ली, तो शुद्ध स्वर या मूल स्वर कार्डिनल ई उ री ली हमें दिखता है। ई के लिए देखिए ये सिंबल यूज कर रहे हैं, आई, उ के लिए यू, र के लिए आर, री लिखना है तो इस तरह से लिखते हैं नीचे डॉट लगा के, और री लिखना है तो एल के नीचे डॉट लगा देते हैं। का विकास हुआ है किस रूप में? ये जो अर्ध स्वर आप देख रहे हैं 4 और 2 6, इसमें से जो प्रथम 4 हैं ये संस्कृत में एक और इसका विकास जैसा है उसी रूप में दिखाई पड़ता है। वहीं पर दूसरी ओर क्या दिखता है? तो दूसरी ओर ये य व र ल के रूप में दिखता है। और आप जानते हैं कि हमारे संस्कृत में भी अंतस्थ का रिलेशन, जिसको सेमी वोवेल बोलते हैं, अर्धस्वर वहां भी बोलते हैं, वहां पर ये चारों अर्धस्वर के रूप में दिखता है। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं संधि पढ़ते समय कि ई का य, उ का व, री का र और ली का ल होता है, तो इस रूप में भी इसका 2 पार्ट में विकास हुआ है। जो मूल भारोपीय का जो अर्धस्वर है 6, उसमें से प्रथम 4 ई उ री ली, ई उ री ली का ज्यों का त्यों एक तरफ बदलाव दिखता है, जिसको मूल स्वर कह सकते हैं या शुद्ध स्वर कह सकते हैं, और दूसरी तरफ बदलाव के साथ दिखता है। ई का य, उ का व, री का र और ली का ल, इस तरह से विकास हुआ है। अब बच गया 2 मूल भारोपीय का अर्धस्वर म और न। इन मूल भारोपीय के अर्धस्वर सेमी वोवेल से संस्कृत में अनुनासिक व्यंजनों का एवं कहीं कहीं पर अ आ का भी विकास हुआ है। आप याद कर सकते हैं यहां पर आप लोगों ने क्या देखा? चलिए मैं लिखता हूं, थोड़ा खाली जगह है। तो मूल भारत यूरोपीय में सेमी वोवेल अर्धस्वर की बात अगर की गई तो क्या क्या था? ई उ री ली म और न, ये थे मूल भारोपीय में। तो संस्कृत में आप किस रूप में बदलाव देख रहे हैं? तो 4 तो एक तरफ ई उ री और ली ही रह गया है, एक बदलाव। और इसी में दूसरा बदलाव क्या हो गया है? ई के जगह पर य, उ के जगह पर व और री के जगह पर र और ली के जगह पर ल, इस तरह से बदलाव हुआ है। दूसरी तरफ जो 2 बच गया म और न, इसका विकास आपने देखा किस रूप में हुआ? म न, ये जो मूल भारोपीय का सेमी वोवेल है, अर्धस्वर है, से एक तरफ संस्कृत में अनुनासिक व्यंजनों का मतलब म और न ही रह गया है, और कहीं कहीं पर ये अ आ का भी विकास हुआ है। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि 2 तरीके से बदल गया है। तो म का म भी रहा है लेकिन ये व्यंजन के रूप में है, और यहां पर अर्धस्वर के रूप में न भी रह गया है, और कहीं कहीं पर क्या हो गया है देख लीजिए, अ और आ के रूप में दिख रहा है। कहीं कहीं पर ये बदल करके
और आ बन गया है। एक बदलाव ऐसे ही रह गया है म और न का भी, और दूसरा बदलाव क्या है, अ और आ। सामूहिक रूप से आप कह सकते हैं, कहीं अ दिखेगा कहीं आ दिखेगा। उम्मीद करते हैं कि इस ध्वनि के परिवर्तन को आप आराम से समझ सकते हैं। नोट्स बहुत ही सटीक तरीके से बनाया गया है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में लिखने के हिसाब से बनाया गया तो वह सेंटेंस के फॉर्म में है, लेकिन जब आप चाहें प्रैक्टिस करते समय आप पेन पेपर नोट निकाल करके पेन से आप उसको अलग अलग करके लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अलग करके बता रहा हूं। याद करिए, हम लोग सतम केंतुम में जब विभाजन कर रहे थे तो उस पाठ में मूल भारोपीय भाषा में एक कल्पित शब्द सोचा गया था, एक कल्पित शब्द देखा गया, या कह सकते हैं बनाया गया, या उस शब्द की कल्पना की गई, और वह शब्द था क्योमतुम। क्या है वह शब्द? मूल भारोपीय भाषा में एक कल्पित शब्द है, इमेजिन किया हुआ शब्द है क्योमतम। क्यम तुम, क्यम तुम। इससे संस्कृत में यह सतम बन गया है, जहां पर म का अ में परिवर्तन हुआ है। कहां पर? तो आप जानते हैं कि ये क्योमतम का जो क्य है ये एक तालव्य ध्वनि है। मूल भारोपीय भाषा में कल्पित ध्वनि क्य का दो प्रकार से परिवर्तन होता है। एक ओर क ख ह के रूप में बदलता है, और दूसरी ओर यही क्य ध्वनि श, तालव्य स, दंत स और श ह के रूप में बदलता है। तो जहां पर पहला जो परिवर्तन होता है क्य ध्वनि का क ख ह में, और उधर स ज में, तो क ख ह में जो बदलता है उसी को केंतुम वर्ग शाखा, और श ज में बदलने वाले को शतम वर्ग शाखा कहते हैं। तो देखिए यहां पर म का अ में परिवर्तन हुआ है। क्यों? अगर ये म रहता तो यहां पर श के बाद म दिखता, लेकिन ये म जो है किस रूप में आपको यहां दिख रहा है? क्यों का तो बदलाव स के रूप में हो गया। आप ये जानते हैं स ज के रूप में एक ग्रुप में बदलता है, और वही शाखा सतअम शाखा है। तो क्यों का बदलाव श के रूप में हो गया, और ये जो म है अर्ध स्वर वाला जो आप देख रहे हैं, ये म का बदलाव यहां पर संस्कृत में अ के रूप में हो गया। और आप देख लीजिए, अब तो आप समझना प्रारंभ कर दिए हैं। तो के ऊपर ये जो सिंबल दिया हुआ है ओ तो है, लेकिन ह्रस्व है। तो आप संस्कृत में जाएंगे तो उस ओ का बदलाव किस में हो जाएगा? तो त है, त का ओ जो है वह अ में बदल जाएगा। तो ये तो जो है तो नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, क्यों बदल गया स में, म बदल गया, अर्ध स्वर जो है म बदल गया अ में, तो ये पूरा बन गया श। तो देखिए क्यों और म पूरा बना ये श, और तो जो है इसमें ह्रस्व स्वर है। तो आप जानते हैं कि मूल भारोपीय का ह्रस्व जो है बदल करके क्या हो जाता है? अ हो जाता है। तो त में अब ओ नहीं सुनाई पड़ रहा है, अ सुनाई पड़ रहा है, और म जो है वो म रहेगा, अंतिम है इसलिए, बीच में तो है नहीं। म बन गया शतम बना। तो यहां पर आपने क्या देखा? ये जो म था इसका बदलाव किस रूप में हुआ? अ के रूप में हुआ, यानी अर्ध स्वर म का बदलाव आपने देखा। संस्कृत में ए, ओ, ए, औ ये चारों संयुक्त अक्षर है, ये आप जानते हैं। अगर विशेष अध्ययन करना है तो संस्कृत एरा में वर्ण परिचय 3 वीडियोज के माध्यम से बनाया गया है, जो फुल पैकेज है। वर्ण के बारे में सारी जानकारी वहां दी गई है, और अंत में कुछ कुछ टिप्पणी वाले शब्द भी दिए गए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। ये ए, ओ, ए, औ ये चारों संधि अक्षर हैं, संधि वाले अक्षर हैं, संयुक्त अक्षर, डिप्थोंग्स है। इनका विकास मूल भारोपीय के संयुक्त स्वरों से ही हुआ है। मूल भारोपीय में भी अकेले से नहीं है,
मूल भारोपीय में हम दो दो अक्षर को मिलाएंगे तब संस्कृत का ये संयुक्त अक्षर बने। और संस्कृत में भी आप जानते हैं ए ओ ऐ ओ संयुक्त अक्षर ही है, यहां भी दो स्वर मिला हुआ है। तो देख लीजिए क्या क्या है। तो ह्रस्व स्वरों, मूल भारोपीय के ह्रस्व स्वरों अ ए ओ, अब आप समझना प्रारंभ कर चुके हैं जो ध्यान से हमारे साथ हैं। ह्रस्व स्वरों के साथ अगर ई को मिला दें, ई लगने पर ए बना है। और संधि, जब संस्कृत में संधि पढ़ेंगे तो आ के बाद ई आने पर ए होता है, लेकिन हम लोग वहां पर अभी जाएंगे नहीं, केवल आपको एक संकेत कर रहे हैं। लेकिन मूल भारोपीय का जो ह्रस्व स्वर के बाद अगर ई लगा दिया जाए तो उसके स्थान पर ए बन जाएगा, दोनों मिलकर के ए बन जाएगा, यानी संयुक्त होकर के ए हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, यानी आ जाए, चाहे ह्रस्व स्वर मूल भारोपीय का ए हो जाए, चाहे मूल भारोपीय का ह्रस्व स्वर ओ हो जाए, अगर इसके बाद ई आ जाए तो इसमें से कोई भी एक रहेगा, अ जोड़ ई या ए जोड़ ई या ओ जोड़ ई, तो ये मिलकर के बन जाएगा संस्कृत में ए बन जाएगा। और इन्हीं ह्रस्व स्वर के आगे यदि आप ऊ जोड़ दें तो ओ बन जाता है। संस्कृत में भी आप जानते हैं आ के बाद ऊ जोड़ दे तो ओ बन जाएगा। आ के बाद अगर ई जोड़ दें तो आप जानते हैं कि ए बन जाएगा, ओ बना है। इसी प्रकार दीर्घ स्वर किसका, मूल भारोपीय का, अगर दीर्घ स्वर आ ए ओ के साथ अगर ई जोड़ दें तो अब ए नहीं बन करके ए बन जाएगा, यानी दीर्घ वाला बन जाएगा। अगर ऊ लगा दे तो ओ नहीं बन करके औ बन जाएगा। इस तरह से विकास हुआ। तो आप संस्कृत में पहले से इस बात को समझते हैं तो आराम से तुलना करके इसको याद रख सकते हैं कि मूल भारोपीय का ह्रस्व स्वर के बाद अगर ई लग जाए तो ए बन जाएगा, ऊ लग जाए तो ओ बन जाएगा। लेकिन उसी जगह पर मूल भारोपीय के दीर्घ स्वर के बाद अगर ई लगे तो ए नहीं बनेगा, ए बन जाएगा, और ऊ लगे तो ओ के जगह पर औ बन जाएगा। आसानी से याद रख सकते हैं। इसे कुछ उदाहरणों से आप स्पष्ट कर सकते हैं। देख लीजिए, मूल भारोपीय का आप क्या देखे हैं कि ह्रस्व स्वर के बाद अगर हम ई को लावें तो ए कर देंगे और ऊ को लावें तो ओ कर देंगे। तो देखिए किसका उदाहरण, तो मूल भारोपीय में से एक हम ग्रीक को ले रहे हैं और देखिए वो ईद, वो ईद, तो वो में क्या है, ये ह्रस्व है, और ईद यानी ह्रस्व ओ के बाद आपको क्या आया है, ई आया है। आई जो लिखा हुआ ई का सूचक है, ई आया है, मतलब इस ह्रस्व स्वर ओ के बाद आपका क्या आ गया है, ई आ गया है। तो आप जानते हैं उसके जगह पर क्या हो जाना है, ह्रस्व के बाद ई आएगा तो ए कर देंगे और ऊ आएगा तो ओ कर देंगे। तो यहां पर ई आया है, देखिए वो ईद, वो ओ और ई, वो है और यहां पर ई है। तो आप क्या बनाएंगे, ई के जगह पर ई दोनों को मिला करके क्या बनाएंगे, तो वह रहेगा ही, और वह के बाद क्या आया था, ओ आया था ह्रस्व वाला, और उसके बाद क्या आ गया था, ये ई आ गया था, और आगे तो द है। तो ये दोनों को मिलाकर के आप क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं। तो वह में ए जोड़ेंगे तो क्या होगा, वह जोड़ ए, और आगे है द। ये तो आप अच्छे से समझ रहे हैं, वे बना देंगे और ये द, वेद। बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको दिक्कत होता है तो वीडियो को फिर से बार बार देख करके आप इसे समझ सकते हैं। उसी तरह लेउकोस, लेउकोस, तो आप देख सकते हैं ल में क्या है, ए सुनाई पड़ रहा है, और उसके बाद क्या आया है, ऊ आया है।
तो तीनों में से कोई भी ह्रस्व स्वर रहे और उसके बाद अगर ऊ आ जाए तो हम उसको ओ कर देंगे। ई आने पर ए कर देते थे, चाहे तीनों में से कोई भी ह्रस्व स्वर था। तो यहां पर ऊ आया है तो आप क्या करेंगे? ल का तो परिवर्तन खैर र में हुआ है तो वो एक अलग हिसाब किताब है। तो ल के बाद ओ था, लेकिन कौन? ह्रस्व वाला, और उसके बाद ऊ आ गया है। इन दोनों के स्थान पर आप क्या कर देंगे? ओ कर देंगे। तो ल का परिवर्तन र में है, वो अलग नियम है, तो र से ओ हो जाएगा, और क जो है वो च में बदला है। तो ये जो है ओ जो है ह्रस्व के रूप में है, तो आप जानते हैं कि उसका बदलाव संस्कृत में जाकर के ह्रस्व स्वर का किस में हो जाता है? तो अ में संकुचित हो गया है, तो अ में बदलेंगे तो को का क केवल होगा, और क जो है च में बदला है तो क अ बनेगा, और क है तो क चूंकि बदल करके च बना है तो च में अ सुनाई पड़ेगा। अब ये चो नहीं सुनाई पड़ रहा है, जैसे यहां को सुनाई पड़ रहा है, को नहीं सुनाई पड़ के क्या है? च। तो रोचते बन गया है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पा रहे हैं। अगर दिक्कत हो रहा है तो हम बताते हैं फिर से। जैसे यहां पर र है, लेकिन यहां पर ए जो ह्रस्व के रूप में दिख रहा है उसके आगे ऊ आने के कारण ये ओ के रूप में, ओ जोर ऊ ये बन गया है ओ, इसलिए क्या है? इस जगह पर हम ले आए ओ। रोचते का उदाहरण चल रहा है। और को जो है वो क जो बदल गया है ये च में बदलता है, लेकिन हमें ये देखना है, हमको च से नहीं अभी कोई लेना देना है। यहां पर हमें ये देखना है कि ये ओ जो है अ में बदलेगा, च के आगे क्या है? वो अ बनेगा, क्योंकि मूल भारोपीय का ह्रस्व स्वर जो तीनों है वह एक ही अक्षर अ में बदलता है, इसलिए ये च, और ते तो ते रहेगा ही, इसलिए बन गया है रोचते। इसी तरह नाउफी बन जाएगा नौभी। ये किसका उदाहरण है? देखिए आ जो कि यहां पर दीर्घ है, तो आपको पता है दीर्घ के बाद अगर ई आवे तो ए हो जाएगा, और ऊ आवे तो औ हो जाएगा। अब देखिए न, न के बाद आ और ऊ मिल करके ये ना आ, इसका दीर्घ वाला, ये देखिए ये दीर्घ का सूचक है, दीर्घ के बाद यू आया है, ऊ आया है, तो आप जानते हैं कि औ बन जाता है। कैसे? आप देखिए यहां तो है लिखा हुआ, दीर्घ स्वर आ ए ओ के साथ अगर ई जुड़ जाए तो ए, और उसके बाद अगर ऊ जुड़ जाए तो ये औ बन जाएगा। यही तो हो रहा है। न के बाद क्या है? आ है जो दीर्घ है, और उसके आगे यू जो है ऊ है, तो ये दोनों मिलकर के औ बनेगा, तो नौ को क्या बना जाएगा? नौ। तो यहां देखिए नौ। और ये फ का परिवर्तन भ में हो रहा है, कैसे हो रहा है उसके लिए अलग नियम है। इस सीरीज में अगर आप साथ रहें तो भाषा विज्ञान पर आप इतना मजबूत नियंत्रण बना लेंगे कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसमें आप ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, सभी के आंसर को आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो बन गया नौ भी। अभी हम लोग क्या देख रहे थे? जो संध्याक्षर होते हैं संस्कृत में, ए ओ ए औ, ये चारों संध्याक्षर डिप्थोंग से हैं, और इनका विकास मूल भारोपीय के संयुक्त स्वरों से हुआ है। और कैसे हुआ है इसी को आप यहां पर देख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? ध्वनि में स्वर, 3 ह्रस्व 3 दीर्घ, एक उदासीन स्वर श्वा का बदलाव, और 6 अर्ध स्वर का बदलाव आपने अभी तक देखा। साथ में देखा कि संयुक्त वर्ण कैसे बदल रहे हैं, कैसे बनते हैं। संस्कृत के ए ओ ए औ ये कैसे बने हैं, मूल भारोपीय में किस रूप में दिख रहा था। इस बदलाव को आप देख करके आपको तो निश्चित रूप से यह महसूस हो रहा है, यहां पर महसूस कराना ही मूल उद्देश्य है कि मूल भारोपीय भाषा के जो भी ब्रांचेज हैं, चाहे केंतुम वर्ग शाखा हो या शतम वर्ग शाखा हो, आपस में रिलेशन तो है। तो केवल बोलने से नहीं होगा, वर्णों पर विचार करेंगे, उसके पदों यानी सार्थक शब्दों पर विचार करेंगे, शब्द भंडार पर विचार करेंगे, और तभी
मूल भारोपीय से संस्कृत के उत्पत्ति को साबित कर पाएंगे? प्रश्न यही तो है। अगर इसको आप साबित कर लिए, समझ गए, तो नोट्स तो आपके पास लिखा हुआ है, इसको आप बारी बारी सब धीरे धीरे यहां से नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, तो आपके पास एक कंप्लीट ऑथेंटिक, प्रामाणिक और काफी सटीक नोट्स आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। यहां पर समझना आपका उद्देश्य है। अब हम व्यंजन पर विचार करेंगे। काफी ध्यान दीजिए, स्वर पे विचार कर लिए मूल भारोपीय में, और उसका बदलाव चाहे ग्रीक में हो या संस्कृत में, तुलना करके आपने देखा। अब मूल भारोपीय के कुछ व्यंजनों पर विचार करेंगे। तो मूल भारत यूरोपीय भाषा में व्यंजनों के 3 वर्ग थे, क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और आप तो संस्कृत में जानते हैं, वर्ग के हिसाब से बात करें तो संस्कृत में 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वाला, च वाला, ट वाला, त वाला और प वाला। ये छोटे बच्चों के लिए वो बात है, आप सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं। केवल ये देखना है कि हमारे संस्कृत में जब 5 वर्ग वाले वर्ण वाले वर्ग दिखते हैं, यहां पर मूल भारोपीय में व्यंजनों के 3 वर्ग थे, क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यानी कौन कौन गायब है? च वर्ग यहां पर गायब है और ट वर्ग गायब है। और प्रत्येक ये जो 3 वर्ग देख रहे हैं, प्रत्येक में 4 व्यंजन थे। यानी क वर्ग है तो क, ख, ग, घ, यानी संस्कृत का जो पंचम अक्षर दिख रहा है यहां पर नहीं है। यानी मूल भारोपीय में पंचम अक्षर नहीं दिख रहा है वर्ग का। ये क वर्ग का है, क, ख, ग, घ। उसी तरह त वर्ग का त, थ, द, ध और प वर्ग का प, फ, ब। अब धीरे धीरे थोड़ा सा गहराई में जा रहे हैं। तो इनमें प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण घोष महाप्राण, अंतिम, जैसे कि आप देख सकते हैं क वर्ग का अंतिम घ है। उसी तरह अगर आप जाएंगे त वर्ग, तो इसका अंतिम अक्षर त, थ, द, ध आएगा। और प वर्ग तो अंतिम अक्षर ये भ आएगा। और क वर्ग का तो आप देख ही रहे हैं, लिख ही दिया गया है, ये घोष महाप्राण है। अब कहेंगे घोष महाप्राण क्या है? तो जो वर्ण परिचय और प्रयत्न विचार वाला वीडियो देख चुके हैं उनको तो बिल्कुल ही ये दिक्कत नहीं हो रहा होगा। लेकिन चलिए मैं यहां पर थोड़ा संकेत कर देता हूं। घोष का मतलब घर्षण के साथ निकलेगा, नाद उत्पन्न करेगा, साउंड उत्पन्न करेगा, और वो तब आएगा जब उसके उच्चारण में ज्यादा वायु का प्रयोग करेंगे और घर्षण के साथ बाहर आएगा। और महाप्राण तो निश्चित रूप से जब ज्यादा वायु लेंगे तो घर्षण ज्यादा आएगा तो घोष होगा। और महा का मतलब ही बड़ा होता है, ज्यादा होता है, और प्राण का मतलब वायु, यानी प्राण वायु। तो ज्यादा वायु यूज कर देंगे। तो ज्यादा वायु किस किस अक्षर पे यूज करते हैं? तो चलिए मैं थोड़ा सा संकेत कर देता हूं। क बोलने में कम साउंड लगता है, लेकिन वहीं पर बोले ख, उसमें ज्यादा साउंड, ज्यादा मतलब एयर का यूज करना पड़ेगा, घर्षण भी ज्यादा होगा। चलिए और मैं इजी कर देता हूं। अंग्रेजी में अगर जहां पर सिंगल लेटर यूज करेंगे, जैसे क के लिए के यूज करेंगे, लेकिन ख के लिए के एच यूज करेंगे। तो जहां के एच वाला आएगा, जी एच वाला आएगा, तो वो जब आएगा तो वो घोष महाप्राण हो जाएगा। और वो कौन कौन अक्षर हो सकता है? क तो नहीं होगा, ख होगा के एच वाला, ग नहीं होगा जी है, घ होगा जी एच वाला। तो आप जान गए हैं, ये चतुर्थ की बात कर दिया, अंतिम वर्ण मतलब फोर्थ वर्ण की। और आपके हिसाब से जो वर्णमाला संस्कृत में पढ़ेंगे तो उसमें दूसरा अक्षर भी घोष महाप्राण। ये जो घोष महाप्राण जो है, चारों प्रत्येक वर्ग का जो चतुर्थ अक्षर है, ये केवल संस्कृत में ही सुरक्षित है। ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मूल भारोपीय में व्यंजनों के कितने वर्ग थे? तो 3 वर्ग थे। संस्कृत में 5 वर्ग हैं, मूल भारोपीय में 3 हैं। और इन्हीं 3 वर्गों में से जो प्रत्येक
चार चार व्यंजन है, पांचवा नहीं है, और इनमें से भी प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर यानी चौथा अक्षर घोष महाप्राण केवल संस्कृत में ही सुरक्षित है। अन्य भाषाओं में इसका परिवर्तन हो गया है। यानी वो अक्षर आपको चौथा अक्षर क वर्ग का, घ त वर्ग का, ध प वर्ग का, भ केवल संस्कृत में दिखेगा। ये तीनों वर्गों का चौथा अक्षर अन्य भाषाओं में, भारोपीय भाषाओं में आपको मुश्किल से देखने को मिलेगा या नहीं दिखेगा, किसी न किसी रूप में बदल चुका है। कैसे बदला है, चलिए एक दो उदाहरण देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। भ्रातृ तो आप समझ रहे हैं, तो संस्कृत में भ्रातृ प वर्ग का, भ रा भरा, तो ये भ संस्कृत में तो आपको दिख गया। यही ग्रीक में है फ्रातेर। यहां देखिए कहीं पर भी चतुर्थ अक्षर आपको दिखा क्या? नहीं दिखा ना, नहीं दिखा। यानी ये भ जो है अगर बदला भी है तो किस में बदल गया? देखिए फ में बदल गया, प फ, और दूसरा तो अवेलेबल है। लैटिन में देखिए फ्रतेर में बदल गया, यहां भी फ है लेकिन ये भ जैसा नहीं है, चतुर्थ अक्षर नहीं है, प वर्ग का चतुर्थ अक्षर नहीं है, प फ दूसरा अक्षर ही रह गया। यहां भी देखिए ग्रीक में भी प फ रह गया, दूसरा अक्षर दिख रहा है, चतुर्थ अक्षर के रूप में नहीं दिख रहा है। जर्मन में जाएंगे तो यही देखिए, यही भ्रातृ का जर्मन में देखेंगे तो ये क्या है? ब्रूदर, बी के रूप में दिख रहा है, यानी चतुर्थ अक्षर नहीं है। प फ ब तीन तक पहुंचा, चतुर्थ अक्षर तक नहीं पहुंचा। उसी तरह अंग्रेजी में ब्रदर, ब्र ब तक पहुंचा, प फ ब तीसरा अक्षर तक ही जाके सीमित हो गया। तो इस रूप में आप देख सकते हैं कि मूल भारोपीय के जो व्यंजन वर्णों के जो तीन वर्ग हैं, तीन वर्ग के जो चतुर्थ अक्षर है, चार चार ही है, पांचवा तो है नहीं। चतुर्थ अक्षर जो है केवल, जिसको आप घोष महाप्राण कह सकते हैं, जिसको बोलने के लिए ज्यादा घर्षण लगता है, ये केवल संस्कृत में मिलेगा और अन्य भारोपीय भाषाओं में इसका परिवर्तन हो गया। और ये परिवर्तन आप कितने अच्छे से, पहले भी ये उदाहरण आप सुन रहे थे, फ्रातेर, फ्रातेर, ब्रूदर, ब्रदर, लेकिन अब आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये किस तरह से बदला है और किस तरह से सुरक्षित है। आप अपने फीडबैक को जरूर लिखिए कमेंट के रूप में, ताकि मैं और संस्कृत के विकास के लिए आप लोगों तक संस्कृत को अच्छे से पहुंचा पाऊं, उसके लिए काम करूं। आपने क्या देखा? कौन से अक्षर का बदलाव देखा? भ, यानी प वर्ग का, प फ ब भ चतुर्थ अक्षर। अब ध और घ का उदाहरण देख लेते हैं। भ का उदाहरण आपने देख लिया, अब क्या बच गया? घ बच गया और ध बच गया। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखेंगे सुनेंगे तो आनंद आएगा। देखिए संस्कृत में क्या है? बंध, प फ ब तीसरा अक्षर है। ये गौथिक में क्या बन गया है? बिंदेन। अंग्रेजी में बाइंड। ये आपको यहां पर ये ध जो है अब चतुर्थ अक्षर था और ये चतुर्थ अक्षर ये संस्कृत में ब है, लेकिन कहीं भी आपको दूसरे लैंग्वेज में ये चतुर्थ अक्षर ध जो है कहीं नहीं दिख रहा है। उसी तरह क वर्ग का चतुर्थ अक्षर घ का उदाहरण आप देख सकते हैं, ज घान। ये तो ध का ब जो है परिवर्तन, एक्चुअल में वो ध ही बदल करके वैसा है। संस्कृत में ज घाना, च छ ज झ, ये चार अक्षर तो पाए जाते हैं वहां भी, लेकिन ये ज और हम घ को खोज रहे हैं, तो क्या ये कहीं पर भी ज का बदलाव या घ का बदलाव कहीं भी घ के रूप में दूसरे में दिख रहे क्या मूल भारोपीय से?
जो दूसरे मूल भारोपीय भाषा परिवार का अगर लैंग्वेज है तो ग्रीक में ये देखिए गेगोन के रूप में दिख रहा है। यहां भी ये घ जो है ना चौथा अक्षर कहीं भी नहीं दिख रहा है। अब देखिए मूल भारोपीय में क वर्ग का भी 3 प्रकार था। क्या क्या? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य क्या है? क ख ग घ। आप उदाहरण में जानते हैं। शुद्ध कंठ क्या है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अ आ क वर्ग विसर्ग इनका उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए ये शुद्ध प्योर कंठ है, कंठ से उच्चारण इनका होता है। लेकिन यही मूल भारोपीय में तालव्य ध्वनि जो क्य की कल्पना की गई थी, इसी से क्योमतम शब्द का विश्लेषण आपने देखा है। यही तालव्य ध्वनि क्या है, किस रूप में बदला है मूल भारोपीय में? क क्य के रूप में, ख क्य ग ज्ञ घ घ्य। और लिखते कैसे हैं देखिए इस रूप। थोड़ा आप तेजी से करते हैं। उसी पर कंठोष्ठ जो है वो किस रूप में बदला है? क्व क्व ग्व घ्व। इतना आप ध्यान केवल कर लीजिए, तेजी से आगे बढ़ाते हैं। इनमें तालव्य ध्वनि क्य का विकास यूरोपीय भाषाओं में 2 प्रकार से हुआ है, और यही तो सतम और केंतुम वर्ग के विभाजन का आधार है, जो इससे प्रीवियस वीडियो में लेक्चर 4 में कंप्लीट सतम और केंतुम पर ही वो वीडियो बना हुआ है। आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और वीडियो लाइब्रेरी भी उसमें बनाया हुआ है अलग से ही, भाषा विज्ञान का अलग से ही एक लाइब्रेरी है, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। संस्कृत एरा पे जाइए, देख सकते हैं। इनमें तालव्य ध्वनि क्य का विकास यूरोपीय भाषाओं में 2 प्रकार से हुआ। ग्रीक, इटालिक, जर्मानिक, केल्टिक, तोखारी, हित्ती। ऐसे ही तो याद करने का फॉर्मूला बताया गया है। केंतुम वर्ग में 4 भाषाएं हैं, ग्रीक, इटालिक, जर्मानिक, केल्टिक, तोखारी, हित्ती। इन शाखाओं में यह क्य ध्वनि क ख ह के रूप में बदल गई है। या तो क में बदली है, या ख में बदली है, या ह के रूप में बदली है। कौन सी ध्वनि? ये क्य ध्वनि। और यही मूल भारोपीय का तालव्य क्य ध्वनि, ये तालव्य ध्वनि है क्य, किस रूप में बदल गई है? स श ज के रूप में बदल गई है। दंत स, तालव्य स और ज, इन 3 रूपों में बदल गई है। और आप जानते हैं कि इन्हीं के आधार पर प्रथम शाखाओं को, जिसमें क्य ध्वनि क ख ह के रूप में बदली है, उसी को बोलते हैं केंतुम वर्ग शाखा। और दूसरी शाखाओं में वही क्य ध्वनि किस रूप में बदली है? स श ज के रूप में बदली है। देखिए स स ज के रूप में बदली है, और उसी को सतम वर्ग शाखा कहते हैं। इस प्रकार मूल भारोपीय का क्य संस्कृत में श हो गया है, इसलिए। और अवेस्ता में सत अम होता है, सत इस पर यह सिंबल डालना है, सत अम। और इसी अवेस्ता के आधार पर ही इस वर्ग शाखा को सतम वर्ग शाखा कहते हैं, सतम। और संस्कृत को आधार बनाएंगे तो कोई व्यक्ति इसको सतम भी कह देते हैं, सतम वर्ग शाखा भी कह देते हैं, क्योंकि संस्कृत में स में बदलता है और अवेस्ता में वो दंत स में बदलता है। यही क्योमतम शब्द संस्कृत का सतम है, किंतु ग्रीक में हेकेतोन है, 100 के लिए होता है, और संस्कृत का 10 ग्रीक में डेका हो गया है। और लैटिन में वही केंतुम है, जिसका यूज उसके लिए 100 शब्द यूज करते हैं, केंतुम। और वही केंतुम के आधार पर उसका नामकरण है केंतुम वर्ग शाखा। अन्य क वर्गों का संस्कृत में परिस्थिति के अनुसार शुद्ध क वर्ग या च वर्ग में विकास हुआ। फिर से मैं पीछे लौटना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। मूल भारोपीय में क वर्ग भी 3 प्रकार का था,
शुद्ध कंठ, तालव्य और कंठोष्ठ। क्या बोला गया कि इनमें तालव्य ध्वनि क्य का विकास दो ग्रुप में हुआ है, जिससे एक तरफ केंतुम और दूसरे तरफ शतम शाखा बन गई। वहीं पर आपको अब क्या कहा जा रहा है कि अन्य क वर्ग का जो बच गया है संस्कृत में, अन्य क वर्गों का संस्कृत में परिवर्तन परिस्थिति के अनुसार हुआ है। इसमें तो बता दिया गया है कि मूल भारोपीय का क वर्ग का परिवर्तन कैसे हुआ है, लेकिन संस्कृत में जो बचे हुए रह गए उनका परिस्थिति के अनुसार अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या तो शुद्ध क वर्ग में हो गया है या उसका च वर्ग में। क्यों ख वाले में नहीं हुआ है, इस रूप में नहीं बदला है, ये शुद्ध कंठे में बदला है। ये दूसरे जो बदलाव है उसमें नहीं दिखेगा। तो अन्य जो क वर्ग हैं संस्कृत में वो या तो शुद्ध क वर्ग में बदलेंगे या च वर्ग में बदलेंगे। तो कैसे बदला है देखिए, फिर यहां पर टेक्निकल बातें आने वाली है। जैसे देखिए कंठोष्ठ क्व क्व आदि, अगर ये आ जाए जो कि क वर्ग ही है, अगर इसके आगे अग्र स्वर आ जाए या तो ई आ जाए या ए आ जाए, अगर ये दोनों आ जाए तो इसका बदलाव जो है ना च वर्ग के रूप में हो जाएगा। चाहे क्व रहे ख्व रहे मूल भारोपीय में, अगर उसके आगे ई ए दिखाई पड़े तो संस्कृत में इनकी जगह पर कंठोष्ठ क वर्ग की जगह पर बदल करके हम च वर्ग कर देंगे। क वर्ग नहीं रहेगा, वो बदल करके च वर्ग बन जाएगा। अगर कंठोष्ठ रहे और उसके आगे पश्च स्वर में ये सब आते हैं, अग्र स्वर में ई ए और पश्च स्वर में अ आ उ उ और ओ औ आएगा। अगर ये आ जाए तो इसका बदलाव जो है ना, ये क वर्ग भी रहेगा कंठोष्ठ वाला, लेकिन ये इसका बदलाव च वर्ग में नहीं होगा, क वर्ग में ही होगा। टेक्निकल है, एक बार में परेशानी महसूस होगी, लेकिन अभी एक बार समझ लेना है। चूंकि यहां पर बता दिया गया है तो आप आराम से बार बार देख करके इसको समझ पाएंगे कि क्या कहा जा रहा है। अगर कंठोष्ठ का वर्ग आ जाए, शुद्ध कंठे है तो है, अगर ये कंठोष्ठ वाला आ जाए तो क्या करेंगे, क्व ख्व आदि आ जाए तो ये दो तरह से बदलेगा। अगर इसके आगे ई ए आ जाए तो ये बदल करके च वर्ग में बदल जाएगा, ये वाला पार्ट, और अगर इसके आगे पश्च स्वर ये वाला आ जाए तो ये बदल करके क वर्ग में रह जाएगा, च वर्ग नहीं होगा, जो है उसी वर्ग में चला जाएगा। मूल भारोपीय का एक उदाहरण आप ले सकते हैं, वे गो में का संस्कृत में जगाम मिलता है। इसी प्रकार ग्रीक के कोड़े संस्कृत में चकार बन जाता है। आप कहेंगे कि कैसे बन जाता है, तो आप खुद ही देख लीजिए। ग्व ख्व क्व ख्व ग्व, तो यहां पर है ग्व, तो स्वर का परिवर्तन आप पहले देख चुके हैं। अब यहां पर कहा रहा है कि व्यंजन का बदलाव कैसे होगा, तो स्वर का बदलाव अपने नियम के अनुसार होगा, लेकिन व्यंजन का बदलाव क्या है, तो ग्व, और ग्व के आगे क्या आ रहा है, तो कह रहा है कि अगर ग्व के आगे अग्र स्वर आ जाए तो उसका बदलाव किस रूप में कर देंगे, तो च वर्ग में कर देंगे। तो देख लीजिए, ग्व के आगे ए सुनाई पड़ रहा है, और देखिए ई ए आ जाए यानी अग्र स्वर आ जाए तो उसका बदलाव जो है इस ग्व वाले वो रहेगा क वर्ग का, लेकिन बदल करके बन जाएगा कि इसमें च वर्ग में बदल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको पकड़ पा रहे हैं। जो मैं कहना चाहता हूं यह है ग्व, और ग्व के आगे क्या सुनाई आपको पड़ रहा है, देखिए ई आ जाए तो ये ई ही है, देखिए ना, और ह्रस्व स्वर है तो आपको ई के जैसा ही साउंड सुनाई पड़ेगा। तो इस ग्व के आगे क्व ख्व ग्व जो कंठोष्ठ का वर्ग है, अगर इसके आगे अग्र स्वर ई ए में से कोई आ जाए तो देखिए कि ई आ गया,
तो इसका बदलाव क्या हो जाएगा, ये कौन सा है, क वर्ग वाला पार्ट है, और ये बदल करके क्या हो जाएगा, च वर्ग में बदल के हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, च वर्ग में जाएगा। तो अब क्या कर देंगे, वे गोमे को आप क्या करेंगे, बदल करके हम च वर्ग में बदलेंगे, और च वर्ग जो है संधि में जाकर, संस्कृत में जाकर के वो च जो है वो ज में बदलेगा, इसलिए क्या हो गया, यहाँ जगामा हो गया है, और च छ ज यानी ज जो है च वर्ग का ही अक्षर है। आप देख सकते हैं कि ये बदल करके ज जो है कहां पर चला गया, च वर्ग में ही बदल चुका है। अगर इसके आगे कहा कि अगर कोई पश्च स्वर आ जाए तो ये जो क वर्ग है कंठोष्ठ वाला, वो क वर्ग में ही से कोई रहेगा। तो देख लीजिए, के कोड़े का संस्कृत में क्या मिलता है, चकार मिलता है। तो क्व ख, और इसके आगे क्या आया है, पश्वर नहीं है, अग्रस्वर ही है, तो इसका बदलाव किस रूप में होगा, च वर्ग में होगा। इसलिए आप देखिए के कोड़े का च वर्ग वाला अक्षर चकारा बन गया है। अब अगला उदाहरण देखिए पश्चस्वर का, चलिए कोई उदाहरण यहां पर अभी अवेलेबल नहीं है, सॉरी। तो आप इस रूप में जो कवर्ग है उसके आगे पश्चस्वर या अग्रस्वर आवे तो उसका बदलाव किस रूप में होता है, इसको आपने देखने का प्रयास किया। कवर्ग का परिवर्तन यानी व्यंजन वर्ग के कुछ परिवर्तन को आपने यहां पर देखा। तो कुल मिला के संक्षेप में अगर कहा जाए तो ध्वनि परिवर्तन, ध्वनि का मतलब है वर्ण, और वह वर्ण है स्वर वर्ण के रूप में और व्यंजन वर्ण के रूप में। मूल भारोपीय के दो वर्ग आप देखते हैं, केंतुम वर्ग जिसमें से आप ग्रीक का आप कई बार उदाहरण देखे, और शतम वर्ग शाखा में संस्कृत का उदाहरण लिए, और केंतुम और शतम के बीच में आपने एक रिलेशन देखा। इसका मतलब है मूल भारोपीय भाषा से ही एक तरफ केंतुम है, दूसरे तरफ शतम है, क्योंकि केंतुम और शतम के बीच में आपने रिलेशन को स्थापित कर दिया। अर्थात ये मूल भारोपीय भाषा का ही ये दो भाग आप देख रहे हैं, या तो संस्कृत लैंग्वेज है या ग्रीक है, उसी का है। और दोनों जब एक ही जगह से रिलेशन को बता रहा है, इसका मतलब है कि संस्कृत की उत्पत्ति मूल भारोपीय भाषा से हुई है, यानी संस्कृत मूल भारोपीय भाषा परिवार का यानी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का ही लैंग्वेज। ये आप यहां पर ध्वनि विचार के आधार पर साबित कर पाए हैं। यह केवल ध्वनि विचार ही अपने आप में एक लंबा मतलब वीडियो बन चुका है। चलिए इस वीडियो को तो आज फिनिश करना ही पड़ेगा, चाहे जितना भी देर लगे। इसमें टाइम स्टैम्प्स लगा दिया जाएगा, तो आप टाइम स्टैम्प्स के आधार पर भी देख सकते हैं, और वीडियो का पार्ट पार्ट करके भी आपको देखने की इसमें सुविधा प्रदान कर दी जाएगी, आप उसको देख पाएंगे। तो देखते हैं रूप के आधार पर, रूप का तात्पर्य क्या है। संस्कृत में अगर बात करें तो शब्द रूप, धातु रूप, तो इसमें रूप परिवर्तन कैसे होता है, तो हम दो ही आधार पर यहां पर विश्लेषण करेंगे कि संस्कृत जो है मूल भारोपीय भाषा परिवार का सदस्य है या भारोपीय परिवार का सदस्य है। देखिए मार्फोलॉजी, शब्द रूप और धातु रूप की दृष्टि से संस्कृत भाषा मूल भारोपीय भाषा के बहुत निकट है। अन्य शाखाओं की अपेक्षा मूल रूप इसमें अधिक सुरक्षित है। मूल भाषा में 8 विभक्तियां और 3 वचन होते थे, संस्कृत में भी ये वर्तमान है। प्रथमा विभक्ति से लेकर के आप सप्तमी और संबोधन तक देखते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत में 7+1, आप जानते हैं कि संबोधन जो है प्रथमा विभक्ति ही है, लेकिन उसको आप 8 अभी काउंट कर लीजिए। 8 विभक्तियां और 3 वचन आज भी संस्कृत में आपको दिखते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में यह वर्तमान है। अन्य भाषाओं में द्विवचन समाप्त प्राय है, विभक्तियां भी कम हो गई। कुछ भाषाओं से संस्कृत की तुलना करने पर विभक्तियों का अद्भुत सिमिलैरिटी यानी साम्य मिलता है।
जैसे आप देख लीजिए, संस्कृत और लिथुआनी में तुलना कर लीजिए, ओग्निस अग्नि, ये तो आप आराम से अब समझ पा रहे होंगे कि ये ओ जो है और ह्रस्व स्वर होने के कारण ओ जो है अ में बदल गया है, अग्निस अग्नि। ग्रीक का लूकोस व्रीका, ये तो आप को क तो आराम से बना रहे हैं, कस और ल का परिवर्तन चूंकि वहां पर अलग तरीके से बदलेगा तो उस कारण से यहां पर व्रीका बना हुआ है, लेकिन आप इसको को क बना चुके हैं और स, यानी संस्कृत में आप जब लिखते हैं अग्नि, अग्नि प्रातिपदिक है, मूल शब्द है और उससे सुविभक्ति लगाते हैं, सुविभक्ति लगा करके क्या बना देते हैं, अग्नि। ये पहले अग्निस बनता है और फिर अग्निस से अग्नि बन जाता है। तो आप ओग्निस अग्नि लूकोस व्रीका, कितनी अधिक सिमिलरिटी है, देख रहे हैं कि यह प्रथमा विभक्ति का उदाहरण है। इस प्रकार प्रथमा एक वचन में सविभक्ति एक जैसा है, समान है। संस्कृत में नौभी की तुलना ग्रीक नौफी से की जा सकती है और यहां पर दोनों में तृतीया बहुवचन की विभक्ति लगी है। यहां पर आप आसानी से देख पा रहे हैं ऊपरी तौर पे, चूंकि ये रूप का है, मॉर्फोलॉजी है, फॉर्म का, आप ये ऊपरी तौर पर आप एक्सटर्नली आप इसको देख कर समझ सकते हैं। चतुर्थी विभक्ति डेटिव केस बोलते हैं। बहुवचन में आप जानते हैं कि भ्यस विभक्ति संस्कृत में है और इसी के समानांतर पैरेलल लैटिन में बुस है, लिथुआनी में मुस विभक्ति है। तो आप देख लीजिए, लैटिन में ओमनीबुस, संस्कृत में सर्वेभ्यः बन जाता है, आप जानते हैं सभी के लिए, और इसी से बन जाता है ओमनी शब्द, सबके लिए, उसका भी मीनिंग वही होता है, उसी से बनता है ओमनी भोरस, सब कुछ खाने वाला। धातु रूप में भारोपीय के सभी लकार क्रिया रूप संस्कृत में मिलते हैं। देखिए कितनी सिमिलरिटी है। अगर हम वर्ब के फॉर्म्स की बात करें, रूट्स की बात करें, तो भारोपीय के सभी लकार संस्कृत में मिलते हैं। कुछ संस्कृत क्रिया रूपों की तुलना ग्रीक से आप कर सकते हैं। देखिए उदाहरण, लुंग लकार का उदाहरण आप देखिए, लुंग में एफेरॉन, अभरण। लीट लकार में जो वेदों में चलते हैं, दे दौड़ के, ददर्श, काफी कुछ मिल रहा है। लट लकार जो वर्तमान काल के लिए आप जानते हैं। आत्मनेपदी में केतई श्वेते के लिए है और प्रश्नय पद में फेरोंती भरंती बन जाता है। ये तो अक्षरों का बदलाव है और बदलाव से आप इसको तुलना करके समझ सकते हैं। केते श्वेते, फेरोंती, भरंती, काफी कुछ महसूस हो रहा है कि मिल रहा है। अब हम शब्द भंडार की बात करें, वोकैबुलरी की बात करें, तो आप शब्दों के अर्थों को चेक करके भी आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका रूट एक है। विगत शताब्दी के भाषा शास्त्रियों ने विभिन्न भाषाओं की तुलना के आधार पर मूल भारत यूरोपीय यानी भारोपीय शब्दकोश का अनुमान किया है। संस्कृत शब्दों का योगदान इस विषय में बहुत ज्यादा है। संबंधवाचक शब्दों को देख लीजिए, रिलेशन बताने वाला शब्द पितृ, मातृ, पिता, माता, भ्रातृ, भाई, पति आदि। संख्यावाचक शब्द, संख्या को बताने वाला सर्वनाम शब्दों के विषय में प्रायः सभी भारोपीय शाखाओं में साम्य है, सिमिलैरिटी है, समानता है। कुछ ध्वनियां परिस्थितिवश बदली हुई और कहीं कहीं पर अर्थ भी बदल गया है, किंतु थोड़े से परिश्रम करने पर, अल्प परिश्रम से शब्दों की पहचान हो सकती है। जैसे संस्कृत में सानु, ये पर्वत के लिए, पर्वत की चोटी के लिए यूज होता है, सानु। यही शब्द अंग्रेजी में अस्नो, और आप जानते हैं अस्नो किस लिए यूज होता है, बर्फ के लिए। और बर्फ कहां जमता है, बहुत ऊंचाई पर, पर्वत की चोटियों पर, इसलिए अश्नो रूप में मिलता है। द्रुम के समानांतर ग्रीक में डेंद्रोन, देखिए द्रुम सुनाई पड़ रहा था, डेंद्रोन दोनों वृक्ष के लिए, ट्री के अर्थ में यूज होता है। संस्कृत में नपात, ग्रीक में नेपोस, अंग्रेजी में नेफ्यू। और आप जानते हैं कि यह तुलनीय है
नेपोटिज्म से, यानी नेफ्यू भतीजा, इस सेंस में आप यूज करते हैं। ऐसे सैकड़ों शब्द खोजे गए हैं जिनके आधार पर भाषिक पुरातत्व, काफी ये इंटरेस्टिंग टर्म भाषा विज्ञान में यूज होता है, भाषिक पुरातत्व यानी भाषा का आर्कियोलॉजी, यानी ऐसी चीजें जो ठोस सबूत के तौर पे, इतिहास में पुरातत्व में आप अध्ययन करते हैं, पुरातत्व धरती के नीचे या धरती के ऊपर का जो फिजिकल फॉर्म में मौजूद चीजों को, चाहे वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, उसके जो अवशेष मिलेंगे, या धरती के नीचे कॉइन्स मिल जाए, मृदभांड मिल जाए, ऐसे उदाहरण पुरातत्व के उदाहरण होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं। भाषिक पुरातत्व के लिए सैकड़ों ऐसे शब्द खोजे गए हैं जिसका अध्ययन करके, स्टडी करके आप इस रिलेशन को साबित कर सकते हैं। चलिए बहुत अब छोटा और लास्ट, वाक्य विज्ञान, सिंटैक्स। वाक्य की दृष्टि से संस्कृत की तुलना जब ग्रीक आदि भाषाओं से की जाती है तो वाक्य में जो शब्द का कन्फिगरेशन है, वाक्य विन्यास है, सेंटेंस के भीतर शब्द किस तरह से फिट बैठे हुए हैं, उसके भी समान नियम दोनों भाषाओं में मिलते हैं। और जिस किसी पक्ष को लेकर संस्कृत का ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक अध्ययन करे, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारोपीय भाषा परिवार की सभी भाषाओं में संस्कृत सर्वोत्तम उत्तराधिकारिणी भाषा है, जिसने कई दृष्टियों से मूल भाषा के स्वरूप को बचा रखा है। ये अंतिम जो सेंटेंस है ना, ये अपने आप में निष्कर्ष है। जितने जो इस टॉपिक पर प्रश्न बने हैं ना, उसके लिए इतना ही निष्कर्ष काफी है। जिस किसी पक्ष को लेकर संस्कृत का ऐतिहासिक तथा कंपैरेटिव स्टडी किया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारोपीय भाषा परिवार की सभी भाषाओं में संस्कृत सर्वोत्तम उत्तराधिकारी है। और चूंकि ये भाषा है इसलिए बोलेंगे उत्तराधिकारिणी है, और जिसने कई दृष्टियों से, और आपने यहां पर 4 दृष्टि पर विचार किया, चाहे ध्वनि की बात हो, वोकैबुलरी की बात हो, मॉर्फोलॉजी की बात हो, यानी रूप की बात हो, या अंत में आपने देखा कि वाक्य विज्ञान की बात हो, सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात हो, सेंटेंस के भीतर शब्दों की व्यवस्था की बात हो, उसमें काफी कुछ समानता है। और ये सारे तत्वों को संस्कृत अपने में संजोग करके आज तक रखे हुए। तो चलिए, ये वीडियो बहुत लंबा हुआ है और मुझे पहले से ही उम्मीद था कि ये लंबा होगा, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि इस टॉपिक को मैं अच्छे से आपको बता पाऊँ, समझा पाऊँ। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लिखेंगे और मैं प्रयास करूँगा कि आपके उस परेशानी को अगले वीडियो में कम कर सकूं। आप चाहें तो संस्कृत के विकास के लिए आप संस्कृत एरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, अपने नियर एंड डियर को शेयर कर सकते हैं, और अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। लेकिन अपने लोगों तक इसे अवश्य पहुंचाइए, इससे लोगों का भला होगा। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।